हेलो एवरीवन। मेरा नाम विलास वाही है और मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 के रिज़ल्ट लिस्ट में 10th रैंक मिली है। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं एस्पिरेंट्स को गाइड कर सकूँ और उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ। मैं बताना चाहूँगा कि ये सिलेक्शन मेरा या जो भी प्रिपरेशन थी वो एक रेगुलर जॉब में रहते हुई है। थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा पहले। आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया केमिस्ट्री में मैंने 2011 में, और उसके बाद से मैं एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, वहाँ पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज में करियर परस्यू करने का जो मेरा थॉट था वो जॉब में जाके ही आया, और पर जो कॉन्फिडेंस था वो शायद एकदम से नहीं था। मैंने सबसे पहले यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम दिया, और इसमें मेरी केमिस्ट ग्रुप ए कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक आई। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, और इसी के बाद मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी शुरू करी। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मैंने कुल मिला के 5 अटैम्प्ट्स दिए हैं, और इन 5 अटैम्प्ट्स में मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और इन 4 बार में से मैं 2 बार फाइनल इंटरव्यूज़ में भी अपीयर हुआ हूँ, 2018 में और 2019 में। तो इस एग्ज़ाम की ऑलमोस्ट हर स्टेज का मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ मैं सभी से। आज इस वीडियो में मैं कुछ जो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, वो डिस्कस करने जाऊँगा। और इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स कोई भी फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आजकल इंटरनेट पे इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट में इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि इतनी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या कोचिंग लेनी ज़रूरी है या ये सारा मटेरियल पढ़ के खुद भी प्रिपरेशन की जा सकती है। तो कोचिंग लें या ना लें, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएस के जो पेपर्स हैं या जीएस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ये जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं और इनको खुद भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बट द मेन कंडीशन इज़ कि आपकी पहुंच में रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो भी मेरा स्टडी टेबल था, मैंने उस स्टडी टेबल के ऊपर ही जो मेरा वॉल था, उस वॉल पर मैंने सिलेबस जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 का पेस्ट कर रखा था, और शुरुआत के कुछ महीनों में मैं रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए इन टॉपिक्स को रीड किया करता था। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे सारे टॉपिक्स जो थे वो याद रहते थे कि मुझे क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो जो रेलेवेंट मटेरियल था, मैं सिर्फ वही मटेरियल परस्यू करता था और कोई मटेरियल नहीं देखता था। इसी तरह बाकी एस्पिरेंट्स भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं अगर वो रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल से ही रीड कर रहे हैं, और वो बाकी जो मटेरियल है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा है उसे अवॉइड कर रहे हैं। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है कोचिंग की या किसी हेल्प की। खुद प्रिपेयर करने के बाद सबसे पहले आपको प्रिपरेशन में खुद अपने आप स्टैटिक जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पहले आपको एनसीईआरटीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको थोड़ा एडवांस जो बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने स्पेक्ट्रम रीड करी थी, तो ऐसी बुक्स अगर आप रीड करेंगे तो आपको कुल मिला के करीब 4 से 5 मंथ्स का टाइम चाहिए इसके लिए। इसमें 4 से 5 महीने लगाने के बाद जब आप मेंस के पर्टिकुलर टॉपिक्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जैसे कि
एग्जाम्पल अगर लें, जैसे जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स जो हैं, जैसे सोसाइटी, कॉम्युनलिज्म, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन। सिमिलरली जीएस पेपर 2 में टॉपिक्स हैं, 3 में टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत छोटा छोटा जो है स्टडी मटेरियल इंटरनेट पर अवेलेबल है। इनको आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो सब के सब आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी एक अच्छे कोचिंग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपकी प्रिपरेशन में क्या गैप्स रह गए हैं, जिसे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से फिल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में चाहे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल होगी। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर आपके इवैल्यूएट होके आएंगे, उससे आपको पता लगेगा कि एक आंसर को कैसे बिगिन करना है, उसके बॉडी में क्या लिखना है, और उसको कंक्लूड कैसे करना है। ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल के लिए कोचिंग लगाना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों के दोनों मिला के 500 मार्क्स के होते हैं, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद ऑप्शनल, जो मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल था, तो मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल की कोचिंग लगाई। डायस जो है कोचिंग जिया सराय में, वहाँ मैंने कोचिंग लगाई, और उस कोचिंग के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी करी ऑप्शनल की। टेस्ट सीरीज़ भी ऑप्शनल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करेगा अपने स्कोर्स इंप्रूव करने में, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आजकल 300 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये था कोचिंग या कोचिंग ना लगाएं इसके बारे में। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है जो लोगों के दिमाग में आता है कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें। क्या हम एक ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल चूज़ करें या हम एक साइंस ऑप्शनल चूज़ करें। क्योंकि मेरा खुद का ऑप्शनल एक साइंस ऑप्शनल था, केमिस्ट्री, तो मैं बताना चाहूँगा सभी को कि ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें उसके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। साइंस ऑप्शनल की अगर बात करें तो साइंस ऑप्शनल, कोई भी साइंस ऑप्शनल जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब कवर करने में ही आपको कम से कम 4 से 5 महीना लग जाएगा, वो भी कोचिंग के साथ। इसके बाद इन जितने भी टॉपिक्स होंगे उनकी कंटिन्यूस रिविजन्स ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ऑप्शनल की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें और स्कोर भी अच्छे से कर सकें। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी या कोई और इस तरह का ऑप्शनल, तो इन ऑप्शनल्स में क्या होता है कि एक तो टाइम प्रिपेयर करने का थोड़ा कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने, मेरे ख्याल से 3 महीने में इजीली कोचिंग के साथ प्रिपेयर हो सकते हैं ऑप्शनल। और दूसरा, ये ऑप्शनल जो हैं वो आपको जीएस प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। जीएस के टॉपिक्स जैसे अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो जो आप सोसाइटी का पढ़ रहे हैं, वो सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करेंगे। सिमिलरली कहीं ना कहीं आपको एसए में भी हेल्प कर सकते हैं टॉपिक्स। तो इसीलिए ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आपको ये सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा साइंस ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा, और जब तक आप ये टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके स्कोर बहुत अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं डेफिनेटली ये चीज़ कहना चाहूँगा कि क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है तो उनको ऑप्शनल का ये चॉइस बहुत वाइजली करना चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बेस्ट चीज़ यही है कि आप कुछ टाइम पहले, 2-3 महीना पहले जीएस पढ़ें। जीएस पढ़ने के बाद हो सकता है आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे लगे जिनको आप ऑप्शनल के फॉर्म में भी लेना चाहें आगे, तो तभी एक डिसीज़न लेना सही है। और जैसा कि मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत असेंशियल है एक ऑप्शनल की प्रिपरेशन में, तो टाइम को भी ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास 1 से 1.5 साल है अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले, तो आप साइंस ऑप्शनल फिर भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपका पहला अटैम्प्ट बहुत जल्दी है तो आपको डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए, और
उसमें अच्छे से मेहनत करके आप उसमें अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है और ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। एक और जो सवाल जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है कि यूपीएससी की अनसर्टेनिटी देखते हुए, क्योंकि इसमें कई बार सिलेक्शन होने में टाइम लग जाता है, आपको कई अटेम्प्ट्स देने पड़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या जॉब ज्वाइन करके प्रिपेयर करना ज़्यादा ठीक है या बिना जॉब के प्रिपेयर करना ज़्यादा ठीक है? तो मेरे हिसाब से इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि क्या आपके परिवार में कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़रूरत है जॉब की। दूसरी चीज़ ये है एज फैक्टर। तो मैं सबसे पहले पहली चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अगर किसी तरह की कोई भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी फैमिली में, तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए कि आपको पहले जॉब मिल जाए। जॉब्स में मैं बात करूँगा तो एक गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है और आपको एम्पल पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। मेरी अपनी जॉब एक गवर्नमेंट जॉब थी और इस जॉब में रहने की वजह से ही शायद मैं इजीली प्रिपेयर कर पाया। शायद अगर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब में होता तो मेरे लिए इतना इजी नहीं होता प्रिपेयर करने जॉब के साथ। मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मेरी थी पढ़ने की वाइल वर्किंग, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ एज फैक्टर जो मैंने बोला। अगर आप बहुत अर्ली फेज में बिगिन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, अगर आप बहुत यंग एज में हैं, जैसे 21 ईयर और 22 ईयर ओल्ड इफ़ यू आर, तो उस केस में मैं कहूँगा कि अगर कोई बहुत अच्छी जॉब, इफ़ एनी गुड अपॉर्चुनिटी कम्स बाय योर पाथ, देन यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। आप उसमें 1-2 साल लगाइए। 1-2 साल लगाने के बाद जब आपको अच्छे से वर्क एक्सपीरियंस हो चुका हो, तो आप उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको उसके साथ रख के नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, एंड इफ़ योर ड्रीम इज़ टू बी इन सिविल सर्विसेज, देन यू शुड क्विट दैट जॉब और आप प्रिपेयर कीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। एटलीस्ट समवेयर यू विल हैव पीस ऑफ माइंड कि अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए इस एग्ज़ाम को, तो आप डेफिनेटली दोबारा अपने वापस उसी वर्क एरिया में या वर्क डोमेन में जाके काम कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी होंगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें, तो भी कोई इसमें निराश होने की बात नहीं है। मैं ये कहूँगा ये और भी अच्छा है कि अगर आप 21 की एज में या उससे पहले से अगर प्रिपेयर करना शुरू करें, 21 में आप एलिजिबल होते हैं वैसे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो अगर आप 21 में प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बिना किसी टेंशन के अगर आप 1 से 1.25 साल जो है इसकी प्रिपरेशन में लगा रहे हैं अपना पहला अटेम्प्ट देने से पहले, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर कोई आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ नहीं है और आपके पास अच्छा रिसोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल है, कोचिंग की भी है, पूरी सुविधा है, तो मैं इसमें कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपका फ़ायदा ही है इसमें। पर अगर आप एक ओल्डर कैंडिडेट हैं, जैसे अगर आपकी एज 25-26 तक हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जॉब के लिए डेफिनेटली ट्राई कीजिए पहले, और प्रेफरेबली अ गवर्नमेंट जॉब। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में बहुत अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं और कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में आपका लक आपके साथ नहीं देता। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, पर फिर भी हो सकता है लक आपके साथ नहीं हो उस साल और आपको टाइम लग सकता है। अगर आप एक जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपके पास सबसे पहली बात तो एक कॉन्फिडेंस होगा और एक फॉल बैक प्लान होगा कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई तो मेरे पास एटलीस्ट एक जॉब है, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है एस्पिरेंट्स को, वो इनसिक्योरिटी करती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ डिसाइड करना पहले ही कि क्या हमें जॉब करना है पहले या जॉब नहीं करना है। एक और जो सवाल जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है और मुझसे काफ़ी बार पूछा भी जाता है, मेरा अपना एक कोरा प्रोफाइल है और उसमें मुझे एस्पिरेंट्स काफ़ी सवाल करते हैं, तो उनमें से एक सवाल जो मैं अभी शेयर करना चाहूँगा, वो सवाल ये रहता है कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं, आप एक बिल्कुल बिगनर हैं,
तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली कि आपको सिलेबस की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, आपको सिलेबस के टॉपिक्स पता होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको पता रहेगा कि आपको न्यूज़पेपर जो आप उठा रहे हैं तो उसमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेरे से टच में रहते हैं, तो जब मैं उनसे पहली बार बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि हिंदू ख़त्म करने में उन्हें 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है शुरुआत में, हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी है डेप्थ में और कौन सी न्यूज़ अवॉइड करनी है। तो इसीलिए मैं एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले सिलेबस की प्रिंट आउट निकाल के एटलीस्ट अपनी स्टडी टेबल के पास कहीं पे भी रखें जहाँ पे वो ईजीली उन्हें एक्सेसिबल हो, और वो एटलीस्ट आप डेली 5 से 10 मिनट उसे देखिए ताकि आपको पता रहे कि आपको ये चीज़ें न्यूज़पेपर में पढ़नी है और ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि आपने सिलेबस से पढ़ लिया और आपको न्यूज़पेपर पता लग गया। ऐसा नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज़ जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक है सपोज साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो न्यूज़पेपर में अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ आ रही है कि सपोज इन सम इंडेक्स इंडिया गॉट दिस रैंक एंड इंडियाज रैंक हैज़ डिटेरियोरेटेड ड्यू टू इंडियाज इंक्रीज्ड साइबर वल्नरेबिलिटीज़। तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ है तो ऐसी न्यूज़ में आपको ध्यान देना है, और ऐसी न्यूज़ में आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आप कहीं ना कहीं अपने मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हैं। तो इंडिया की साइबर वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो न्यूज़ पढ़ते टाइम खास तौर से आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, जैसे इंडिया की साइबर वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, किस किस तरह के साइबर फ्रॉड्स इंडिया में या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इंडिया में जो थ्रेट्स हैं वो इंडिया में हैं, प्रेजेंट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट्स क्या एक्शन ले रही हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो आपको न्यूज़ में अपना जो एक व्यू है वो इस तरह देखना है कि आपको ये सब चीज़ें मिलें। और अगर आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ में क्या कर रही है और क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है। इसी में ही एक और चीज़ अगर हम ऐड करें तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछते हैं सभी लोग कि क्या करंट अफेयर से नोट्स बनाने चाहिए, क्या डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने खुद कभी इस तरह से कोई नोट्स नहीं बनाए, पर वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए नोट्स बनाना मेरे लिए संभव ही नहीं था, इसलिए मैं नोट्स नहीं बना पाया। बट अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बनाएं जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट हैं। और नोट्स बनाने का जो एंगल रहना चाहिए वो एंगल यही रहना चाहिए, क्रिटिकल इश्यूज, गवर्नमेंट मेजर्स, और वे फॉरवर्ड में आप अपने नोट्स में इस तरह लिखें कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उस चीज़ को लेके, क्या कोई कमिटीज़ का रिकमेंडेशन है उस चीज़ को लेके। तो आपके नोट्स इसी तरह होने चाहिए। जब तक आपने नोट्स इस तरह नहीं बनाएंगे तब तक आपको उन नोट्स से बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। और एक और चीज़, अपने नोट्स को आपने बहुत कोशिश करना है शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए ताकि वो आपको रिवाइज करने में आसानी हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, वर्किंग प्रोफेशनल जिनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है डेली बेसिस पे नोट्स बनाना, तो उनके लिए करंट अफेयर कंपाइलेशन मैगजीन्स हैं। जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं यूजुअली विजन आईएएस मेंस 365 कंपाइलेशन रीड करता था, और ये मुझे हेल्प करता था एक ओवरऑल जो एक पूरे साल का जो भी करंट अफेयर्स रहता था उसमें डॉट्स सारे कनेक्ट करने में। क्योंकि इसमें पूरे साल का जो करंट अफेयर्स होता है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक दे रखा है, और इसमें कमिटीज़ के रिकमेंडेशन, जितनी भी कमिटीज़ गवर्नमेंट ने अगर इस्टेब्लिश करी हैं या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो ये सब का सब इस एक जगह में मिल जाता है। और विजन आईएएस ही नहीं, और बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो इस तरह के अपने मटेरियल लेके आ रहे हैं। एस्पिरेंट्स को सिर्फ ये देखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट एज पर सिलेबस कहाँ पूरी हो रही है, एंड देयर इज़ नो लिमिट टू ऑल दी स्टडी मटेरियल। तो इस वीडियो में मैंने आपसे 4 एफएक्यूज़ के बारे में बात करी। सबसे पहला जो था कोचिंग लें या ना लें, दूसरा ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें, साइंस ऑप्शनल लें या ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल लें, तीसरा जॉब के साथ प्रिपरेशन करें या बिना जॉब के प्रिपरेशन करें, और चौथा करंट अफेयर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको अभी भी कोई इसमें इश्यूज़ हैं या कोई क्वेरीज़ हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं,
अपने क्वेरीज़, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज़ का आंसर कर पाऊँ। और आप मेरा कोरा प्रोफाइल भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि मेरा नाम विलास वाही के नाम से आप गूगल पे ईज़िली सर्च कर सकते हैं। इस प्रोफाइल में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रेडीमेड मिलेंगे, जिसमें मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जिसके बारे में डिस्कस किया है। अदरवाइज़ आप खुद अपने क्वेश्चंस बना के मुझे पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ डेली नॉलेज ट्रैक का, जिन्होंने मुझे एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी। जय हिंद।